नमस्ते। तो आज हम जो स्टॉक एनालिसिस करने वाले वो है एंजल वन। एंजल वन का रिजल्ट आया है और उसमें क्या करना चाहिए, अभी बाय करे या सेल करे, क्योंकि ये स्टॉक के मूवमेंट नहीं आ रही है। बहुत खराब दिन चल रहे हैं एंजल वन के, तो क्या अभी सही दिन आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि स्टॉक परफॉर्म नहीं करे। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। और मैं एक मिनट स्क्रीनर ओपन कर दूँ आगे जाने से पहले गाइस, आप लोगों के लिए स्पेशल अनाउंसमेंट। हमने एक स्पेशल कोर्स डिजाइन किया है, पूरा फ्री है, 10,000 रुपीज का पूरा हम लोग फ्री दे, जहां आप सेक्टर वाइज कौन से स्टॉक बाय करने हैं उसके डिटेल में बताया है। तो वो जरूर लिंक दे दूंगा, वो जरूर एनरोल कर दिए, फ्री ऑफ चार्ज है। और आगे भी कोई सेक्टर्स ऐड करते हैं और रिव्यू ऐड करते, तो हम लोग उसमें ऐड करेंगे, मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और दूसरा, जो हमारा नेक्स्ट सेशन है वो भी अटेंड कीजिएगा, लिंक दे दूंगा, जहां हम लोग बात करने जा रहे हैं होटल स्टॉक्स के बारे में। ओके, तो चलिए बात करते हैं एंजल वन के बारे में। एंजल वन जैसे अब आपको पता है कि सितंबर का रिजल्ट बहुत ही खराब आया। अगर आप देखें तो 20% का डी ग्रोथ था, अगर आप ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखें तो। और इवन प्रॉफिटेबिलिटी ऑलमोस्ट 50% की डाउन हुई। अब ये इतना डाउन क्यों आया है? क्योंकि इनका जो ब्रोकिंग बिजनेस है, ब्रोकिंग बिजनेस में बहुत ही प्रॉब्लम चल रही है। अगर आप देखो तो ब्रोकिंग का जो ब्रोकरेज का बिजनेस होता है ना, वो ऑलमोस्ट 60% है। और वहाँ काफ़ी कम हो गया, क्योंकि सेबी के जो रूल्स आए, उन्होंने नो काफ़ी हद तक वीकली एक्सपायरी में डेली एक्सपायरी कम करके, वीकली एक्सपायरी कम करके अभी सिर्फ मंथली एक्सपायरी रखे, तो उसका भी इम्पेक्ट आता है। और काफ़ी सारे चेंजेस आए, स्ट्रिक्ट रूल आए उसके वजह से। प्लस इनका जो है ना, सबसे बड़ा जो सेगमेंट है वो है FNO, 77% वहीं से ही ब्रोकरेज आती है। और दिक्कत वाली बात है कि सेबी प्लान कर रही है कि भाई वीकली एक्सपायरी बंद हो, लेकिन ये कंसल्टेशन पेपर है। वो वीकली को बाय वीकली मंथली करेंगे, लेकिन जो अभी सेबी चेयरमैन ने अभी रिसेंटली बोला था कि अभी उस पे बातें अभी भी, यानी स्टे पे है, अभी तक उस पर कंक्लूजन नहीं आया है, आगे जाके आ सकता है लेकिन अभी नहीं है। तो अब वो कब आएगा पता नहीं, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल बाद, हमें पता नहीं है। लेकिन वो भी एक जो है फैक्टर जिसके वजह से सेंटीमेंट एंजल वन के खराब हुए, क्योंकि ये जो मेन सेगमेंट है 77%, अगर वहाँ ही अगर ये वीकली एक्सपायरी निकल जाती है तो उनका ऑलमोस्ट 40 to 50% ऑलमोस्ट ड्रॉप आ जाएगा वॉल्यूम में। उसके वजह से आप कह सकते हैं कि 25 to 30% प्रॉफिट में हिट आता है। तो वो ही दिक्कत आ रही है इन सब बिजनेस। देखो एंजल वन जब लॉन्च हुआ था, जब IPO आया था, क्या चला था ना इनिशियली, मुझे याद है। मैं तब, मेरी खुद की ब्रोकिंग हाउस थी, तो ऑलमोस्ट आप देखो 350 के पास, मुझे याद है कि इतना घूम रहा था। और देखो बाद में वो ऑलमोस्ट 3,700 गया था, यानी 10 गुना हो गया था। लेकिन वापस अभी 1 साल से तो ये परफॉर्म नहीं कर रहे, 1.25 साल से, और उसके रीजंस काफी है। दूसरा एक जो दिक्कत आ रही है, सेबी का दूसरा एक कंसल्टेशन पेपर म्यूचुअल फंड के लिए आया कि भाई आपको, आप लोग जो ब्रोकिंग हाउस से डील करते हो उसमें भी ब्रोकरेज में कैप लगाई जाएगी। जो 12 पैसे 12 BPS था उसको 2 BPS कर देंगे कैश में, और जो 5 BPS था डेरिवेटिव में उसको 1 BPS। अब उसके वजह से भी इम्पैक्ट आता है ब्रोकिंग हाउस, क्योंकि उनका भी म्यूचुअल फंड्स के साथ ब्रोकिंग बिजनेस चलता है। अब एंजल वन का कितना है मुझे पता नहीं है, लेकिन वो भी एक इम्पैक्ट है जिसके वजह से आगे जाके प्रॉब्लम आ सके। ये भी एक कंसल्टेशन पेपर है, लेकिन बड़ा कंसल्टेशन पेपर है। प्लस दूसरे बहुत सारी चीजें जो इसमें हो रही है, कि एक तो जो वो इबिटा का जो भी कह रहे थे ना कि आगे जाके वो ऑलमोस्ट 40% के अबाव है, तो वो अभी तक भी नो हुआ नहीं है। ऑलमोस्ट आप देखिए 35% के आसपास है। एक्चुअली ये मैनेजमेंट ने गाइड किया था कि 40% के अबाव रहेगा, जो हो नहीं रहा है, तो वो भी मार्केट को ठीक नहीं लग रहा है कि अभी तक उसमें ग्रोथ नहीं है। लेकिन देखो ब्रोकिंग बिजनेस में काफी सारे चेंजेस आ रहे हैं, ऊपर से अगर आप देखो 1-2 महीने पहले काफी हद तक क्लाइंट्स भी नो जो डीमेट अकाउंट कम हुए थे। देखिए जस्ट टू फॉर अ डिस्क्लेमर गाइस, यहाँ जो भी बात हो रही है, नो इट इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, यहाँ कोई रेकमेंडेशन नहीं है, ना तो मेरा इन्वेस्टमेंट है। हाँ मेरे क्लाइंट्स का हो सकता है। एंजल वन हमने रेकमेंड किया था, लेकिन मैंने 3-4 महीने पहले ही सेल दे दिया था। सो जस्ट फॉर योर क्लैरिफिकेशन, भाई सेबी है, कुछ भी कर सकते हैं। एंड बाय द वे गाइस, आपको आपको कोई भी रिकमेंडेशन का सर्विस लेना है तो हम लोग, नो आप देख सकते हैं कि CA-Tapan.in में आप जाइए, ये देखिए CA-Tapan.in, और वहाँ हम लोग ये पोर्टफोलियो बिल्डर और कॉम्बो देते हैं, जहाँ इवन इक्विटी का भी चाहे तो अलग से दे रहे हैं हम लोग, जहाँ हम लोग नो आपको म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, ETF अलोंग विथ इक्विटी रिकमेंडेशन देते हैं। अगला इक्विटी का चाहे तो इक्विटी का भी अलग से है, तो ज़रूर जाके देखिएगा। तो बात यही है एंजल वन की, कि आप देख सकते हो कि किस तरह का
इनिशियली 32% का 3 साल का, 10 साल का भी 28% है, लेकिन जो पिछले 1 साल से दिक्कतें बहुत बढ़ रही है सभी ब्रोकिंग बिजनेस के लिए, और ये दिक्कतें चलेगी ऐसा लग रहा है। और यहाँ ही इशू आ रहा है। अगर स्टॉक की मैं बात करूँ तो स्टॉक इतना महंगा नहीं है, 29 के पी पे, चलो सही है। ओके। एक्चुअली ये अगर आप देखें ना तो पी की भी अगर मैं बात करूँ तो ये सडनली जंप आया था, पहले तो 20 के नीचे था। क्यों जंप आया? क्योंकि आपका इस क्वार्टर का ईपीएस ही नीचे चला गया, इसकी वजह से आपने पी में इतना बड़ा जंप आया है। ठीक है, लेकिन ये स्टॉक क्या होता है कि काफी वॉलेटाइल होता है। इन सब में अगर आप देखोगे ना तो ऐसा होता है कि अ, काफी हद तक मार्केट पे डिपेंड होता है और वॉल्यूम्स पे डिपेंडेंट होता है। और ये देखिए कि अगर ईवी बाई ईबिटा भी 6 का ऑलमोस्ट 10 चला गया, ठीक है, वो भी बढ़िया। सी यहाँ यहाँ जो दिक्कत आती है ना वो आती है सेबी के एंड से। सेबी इज वेरी पर्टिकुलर। सेबी चाहती है कि भाई रिटेल इन्वेस्टर का हित प्रोटेक्ट हो, और उसके लिए वो सभी रूल्स लाएंगी। तो जो डेयरी, और वो देखो इंडिया, वर्ल्ड में इंडिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव में शेयर है, ऑलमोस्ट 75% डेरिवेटिव यहाँ होता था, 70। अभी धीरे धीरे वो कम करना चाहती है सेबी। और आगे जाके देखो, अभी वो डिले कर दिया है, सेबी ने बोला है कि भाई अभी पता नहीं है, अभी हम लोग तो नहीं, अभी तुरंत नहीं लाएंगे, क्योंकि वो तुरंत ला भी, यानी वो जो वीकली एक्सपायरी निकालने के बाद वो तुरंत नहीं होगा, लेकिन आगे जाके कहीं ना कहीं होगा, और वही दिक्कत आ जाती है। तो अगर आप देखें तो भाई चलो ये ब्रोकिंग में, और एक कौन सा सेगमेंट है जहाँ कहते हैं कि एंजल कमा सकते हैं, वो है एमटीएफ बुक। एमटीएफ बुक बहुत अच्छा है, ऑलमोस्ट आपके से 380 करोड़ की एमटीएफ बुक है इनकी, नहीं सॉरी, 5300 करोड़ की एमटीएफ बुक है। और उनका इंटरेस्ट भी अच्छा खासा वहां से आ जाता है। तो वो एक है, प्लस इन्होंने थोड़ा कैश ब्रोकरेज भी थोड़ी इंक्रीज की है, जिसके वजह से 40-50 करोड़ आगे जाके आ सकता है। पैट और मार्जिन रिकवरी, अभी मार्जिन रिकवरी में क्यों आई? क्योंकि आपको पता है कि आईपीएल में, याद होगा कि आईपीएल में बेसिकली एंजल वन ने स्पॉन्सर किया था, उसका बड़ा खर्चा था, तो वो अब नहीं है, इसलिए आपको मार्जिन में इंप्रूवमेंट आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम एक जगह जहां आ रही है कि क्लाइंट एडिशन हुआ है ऑलमोस्ट ना 1.74 लैक्स जितना हुआ है, ऑलमोस्ट 3.4 करोड़ के जितना इनके पास क्लाइंट बेस है, लेकिन वो स्लो हो रहा है, वो स्लो हो रहा है। और इसलिए नो प्रॉब्लम आ रहा है, फाइनेंस कॉस्ट भी थोड़ा बढ़ रहा है, इनका इशू वो है। और डिपॉजिटरी इनकम भी ना थोड़ी सॉफ्ट हो रही है। तो इश्यूज काफी है, इश्यूज काफी है, प्लस जो हैंग ओवर है ना जो सेबी का, वो बड़ा है। तो यहाँ वही दिक्कत आ रही है, प्लस जो मार्जिन में इंप्रूवमेंट आना चाहिए उस तरह का इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है। तो क्या लग रहा है, आप बोलोगे तपन, ये सब से क्या लग रहा है, क्या हमें स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरह से आगे देखना चाहिए? देखो आगे, मोस्ट ऑफ द ब्रोकिंग बिजनेस अभी क्या करिए कि वो वेल्थ मैनेजमेंट की तरफ जा रही है, एएमसी की तरफ जा रही है। एएमसी में भी अभी दिक्कत आ रही है, जिस तरह से रूल्स नहीं आ रहे हैं। और वेल्थ मैनेजमेंट एक अच्छा सेगमेंट है जहाँ अच्छा पैसा है, अब धीरे धीरे एंजल लोन वहाँ जा रही है, लेकिन फिर भी मेन इनकम अभी यही है। देखो 360 वैम देख लो, आनंद राठी, वो क्यों परफॉर्म करे? क्योंकि वो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है। यहाँ पे और ब्रोकिंग, और ब्रोकिंग बिजनेस एज ए होल बहुत ही टफ बिजनेस हो गया। मैं खुद पहले ब्रोकर रह चुका हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ गाइस। तो यहाँ आपको थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। एमटीएफ और वो सब बढ़ेगा, एमटीएफ यानी मार्जिन ट्रेडिंग, फंडिंग एंड ऑल दैट, वो बढ़ेगा, लेकिन उससे कुछ दुनिया नहीं बदलती। ओके, उसकी वजह से इनको ऐसा नहीं कि भाई सडनली सब कुछ चेंज हो। प्लस टेक्नोलॉजी, एआई जिस तरह से आ रहा है, नो इनका कॉस्ट इंप्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन जो इंक्रीमेंटल वो फीस चार्ज कर सकते हैं वो एक्चुअली कंसोलिडेट हो रहा है, वो इतना बढ़ नहीं रहा है। धीरे धीरे वो कैश सेगमेंट के भी फी बढ़ा रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे नो जो मेन बिजनेस है इनका वही इशू है। प्लस जो डेरिवेटिव्स पे जो घने बादल छाए हुए हैं, उसका भी इम्पैक्ट बहुत बड़ा दिख रहा है। तो प्राइस कंपटीशन है, जीरो ब्रोकरेज है, तो इसमें कहते हैं ना कि ग्रोथ में आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप मुझे पूछे तो अपन लग क्या रहा है, यहाँ से क्या कर सकते हैं और नो किस तरह से जा सकते हैं, तो मैं जस्ट टू टेल यू, 1 मिनट में वापस ये ओपन कर देता हूँ। यहाँ देखिए कि यहाँ अगर आपका आपका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, मुझे ऐसा लग रहा है सेल्स का मे बी 10 से 12% हो सकता है, या प्रॉफिट का भी अराउंड वही 10% के आसपास हो सकता है, उससे ज़्यादा थोड़ा मुझे टफ लग रहा है। क्योंकि ये जो रूल्स आ रहे हैं सेबी आगे अभी नहीं तो बाद में कभी ना कभी तो ये रूल्स लाएंगी, तो उसका इम्पेक्ट हमें देखना पड़ेगा। तो वो एक सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी में
मे बी 10% के आसपास आप ग्रोथ समझ लो। और अगर पीईबी में देखूँ तो अगर मैं इसको थोड़ा हाई पीईबी देख लूँ, चलो 20-25 का और 10% का ग्रोथ देखूँ, तो भी यहाँ से इतना बड़ा अपूर्ण नहीं दिख रहा है। होगा 10-20% का अपूर्ण, लेकिन वो जो सिक्वेंशियल ग्रोथ लगता है वो दिख नहीं रहा है। तो आप बोलोगे तपन क्या करना चाहिए, 2500 पे लेना चाहिए कि नहीं लेना, दैट इज अ मेन क्वेश्चन गाइस। यहाँ मैं थोड़ा कॉशियस रहूंगा, खास करके ब्रोकिंग बिजनेस में बहुत सारे अच्छे सेक्टर है जहाँ हम सोच सकते हो। अगेन मेरा रिकमेंडेशन, ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं, जस्ट अ सजेशन है कि यहाँ टफ है, यहाँ टफ है, और शायद ये हो सकता है कि काफ़ी टाइम यही रेंज में रहेगा, तो मैं थोड़ा यहाँ से दूर रहूँगा। लेकिन लेना है तो थोड़ा वेट कर लो, इतना जल्दी नहीं, ऐसा कोई रातों रात भागने नहीं वाला है। और सेबी का एक नोटिफिकेशन आएगा, ये स्टॉक ऐसे गिर जाएगा, पत्ते की तरह गिर जाता है, 10%, 15%। तो यहाँ थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, दिस इज़ माई सजेशन। तो अदरवाइज यू कैन टेक योर ओन डिसीजन। बाय द वे, आपके कोई क्वेश्चन है जरूर कमेंट बॉक्स में डालें, आई डू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ओके। और जैसे मैं बोला, नेक्स्ट सेशन हॉट हाउस में हमारे सेशन बहुत लोगों ने सराहा है, तो उसके लिए हमने क्या किया, पूरा एक जो कोर्स है वो बना दिया है, सेक्टर वाइज कौन से स्टॉक देखने हैं, तो मैंने उसकी लिंक दी है, फ्री में मिल रहा है, ले लीजिए, 10 अभी हम लोग ने फ्री रखा है, प्लीज टेक इट। एंड नेक्स्ट सेशन में जरूर मिलता है। तो चले यहाँ तक रखते हैं गाइस, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू देन, बाय बाय।